अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले एग्जाम्पल 8.1। तो 8.1 के अंदर उसने क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। उसे हम लिखते किस तरह से हैं? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन के साइन से। ठीक है। ऑफ अ मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। और इसे हम लिख सकते हैं 25 + 273। 273। तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन। अब टेम्परेचर आपको पता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर करें तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाता है। तो वो होता है T इज इक्वल्स टू 2/3K। और ये आपके पास आ जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फार्मूले को रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा 3KT/2 इज इक्वल्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। जो के है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जो कि R/N A से हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट यहां पर करेंगे। तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी 3। के की जगह क्या आ जाएगा, 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। टी टेम्परेचर है, कितना हो जाएगा 298 एंड डिवाइडेड बाय और ये आपके पास आ गया 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसमें किसके बराबर आ जाएगी। 0.16 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल्स। ये इसका क्या है, आंसर है। चलिए, तो ये आपके पास हो गई एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। असाइनमेंट है 8.1। उसके अंदर भी इन्होंने ये कहा है द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एन, टोटल नंबर ऑफ एन। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इंक्लूसिव ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ रूम कैपेसिटी ऑफ 20 मीटर क्यूब। ये क्या गिवन है, वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब। फिर आगे उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को आप क्या लिख सकते हैं, 300 केल्विन। 273 ऐड कर दें। और फिर यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक उन्होंने 1 atm लिखा हुआ है, तो 1 atm को आप क्या लिख सकते हैं, 1.01 एक्सपोनेंट 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो एक एटीएम जो होता है वो इतने पास्कल के इक्वल होता है। प्रेशर आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है। तो देखें, इसके लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं और वो है पी वी इज इक्वल्स टू N/K/T। N/K/T। ठीक है। यहां से एन क्या करना है आपने कैलकुलेट, फार्मूला क्या बन जाएगा, PV/KT। ठीक है। इसे सॉल्व करेगा, यहाँ से एन की वैल्यू क्या करनी है आपने, फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट क्लास कैलकुलेटर में भी डालें इसको। 1.013 एक्सपोनेंट 5। जो वॉल्यूम है वो है 20 मीटर क्यूब। तो इसे हम लिख देते हैं 20 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर के की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। और जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन। तो इसे आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि एन की वैल्यू क्या आएगी। 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर 26। ठीक है जी, 4.89 एक्सपोनेंट 26। जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है जी। चले क्वेश्चन एग्जाम्पल 8.2। कहते हैं अ 2 किलोग्राम ऑफ आर्गन गैस इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। इफ द गैस इज कंटेन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस, और वो रेडियस है 1। इसके अंदर उन्होंने कितना बताया हुआ है, 8.2। 1 मिनट जरा मुझे देखने दो। हाँ, 1 मीटर एंड हाइट ऑफ 2 मीटर।
व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो आपने बताना है कि प्रेशर क्या होगा गैस का। तो देखें इसके अंदर जो डेटा गिवन है वो इस तरह से है कि मैथ आपको गिवन है पहले तो 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम इसका जो है वो मैथ गिवन है, जिस पर टेम्परेचर कितने हैं 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस। और इसे अगर कन्वर्ट करें तो 30 + 273, तो ये आंसर आ जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। फिर कहते हैं कि इफ द गैस गैस इज कंटेन इन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। तो रेडियस है 1 मीटर, हाइट है 2 मीटर। ठीक है, कहते हैं व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। आपने बताना है गैस का प्रेशर क्या होगा। एंड अगर प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम बराबर होता है πr² H के। ये फार्मूला है किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ अगर फार्मूला इसका लिखूं तो पी वी बराबर होता है किसके, NRT के। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और टी मुझे गिवन है। ठीक है, तो अगर मुझे वॉल्यूम पता चल जाए, एन की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं ये प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा, पाई 3.14, आर कितना है 1 स्क्वायर, एच कितना है 2। तो आप इसे सॉल्व करके पहले वॉल्यूम बताएंगे क्या आएगा। जी कितना होगा, 6.28. 6.28 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जो मास ऑफ गैस है वो उन्होंने कितना दिया हुआ है, तो वो है 2 किलोग्राम। इसे मैं लिख देता हूँ 2000 ग्राम, डिवाइडेड बाय, क्योंकि मोलर मास भी मैंने ग्राम में लिखना है, ग्राम पर मोल। तो जो आर्गन गैस है उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। तो अब देखें, ग्राम से ये ग्राम हो जाएगा कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 × 5 20, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 550 ठीक. जो है वो आपके पास मोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको वॉल्यूम भी पता चल गया और आपको नंबर ऑफ मोल्स भी जो है वो इसके अंदर से पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं अपने फार्मूले में। तो अब देखें, मैं इसको इस तरह से पुट करता हूँ कि प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स है 50, आर जनरल गैस कांस्टेंट है 8.314, टी की वैल्यू जो है वो 303, एन डिवाइडेड बाय जो इसमें वॉल्यूम है वो कितना है, तो वो है 6.28। चलिए जी बताएं। 20056.86. 20056.86। जी. 86, और प्रेशर को हम लिखते हैं पास्कल में। ठीक है जी, तो ये इसका जो है वो प्रेशर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो असाइनमेंट है 8.2, वो ये कहता है अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इट इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले उन्होंने आपको दे दिया है कि जो इनिशियल वॉल्यूम है उसके मुकाबले में जो फाइनल वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स क्या हो रहा है, कम है। ठीक है ना, तो अगर मैं लिखूं कि इनिशियल वॉल्यूम वी आई अगर वी है, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल के मुकाबले में 3 टाइम्स कम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये v डिवाइडेड बाई 3 होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि और इसका जो प्रेशर है वो कितना है, तो प्रेशर है 2.25 एक्सपोनेंट 5, 2.25 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन 200 वर्क इज डन ऑन द गैस। तो 200 जो है वो वर्क डन ऑन द गैस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्क होगा -200 जूल्स। अगर वो कहता है वर्क डन बाय द गैस तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। आपसे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है गैस का कि वो क्या होगा। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से कि वर्क का जो फार्मूला है
वो हमने लिखा था वो बराबर होता है थर्मोडायनेमिक वर्क पी डेल्टा वी के। ठीक है, और डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। डब्ल्यू की जगह लिखना है -200। प्रेशर कितना है, तो वो है 2.25 एक्सपोनेंट 5। और फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो वो है v डिवाइडेड बाई 3 माइनस वी। ठीक है, अब क्या करें, 2.25 एक्सपोनेंट डिवाइड हो जाएगा किससे, 200 से। 2.25 एक्सपोनेंट 5, और वहां पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस 3v डिवाइडेड बाई 3। तो आप देखिए v माइनस 3v में से निकालेंगे तो बचेगा माइनस का 2v, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 200 डिवाइडेड बाई 2.25 एक्सपोनेंट 5, और यहाँ पर आपके पास 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, v माइनस 3v, तो क्या बच जाएगा 2v। ठीक है, और 2 यहाँ से अगर आप कैंसिल करें तो यहाँ बच जाता है 100। 100 × 3 क्या हो जाएगा, 300। अब 300 को आप डिवाइड करते हैं किससे, 2.25 एक्सपोनेंट 5 से। और मुझे आंसर बताएं कि वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसमें। 1.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 1.33 एक्सपोनेंट -3। जी। 1.33 एक्सपोनेंट -3, और ये क्या होगा, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। 3 × देख लें इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन हमारे पास जो है वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक यही आंसर आना चाहिए इसमें। ठीक है ना, जी। 200। ठीक है, चलें ठीक है, इसको देख लेंगे, क्योंकि 1.33 के करीब जो है वो मैंने वो आंसर है। पूरी फिगर उसके ऊपर डाली है तो फिर 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ रहा है। तब भी एक्सपोनेंट -3 आ रहा जी, -3 आ रहा है। है। बस ठीक है, एक्सपोनेंट -3 इसका आंसर होगा। चलें, तो नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल 8.3 पर। और इस क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिक्रीज बाय 200 joules while 50 joules of its work is done by the gas। ठीक है, उन्होंने आपको डेल्टा यू दे दिया, और वो कितना है, 200 joules। 200 joules, एंड वर्क डन ऑन द वर्क इज डन बाय द गैस। वर्क इज डन बाय द गैस को हम क्या लेते हैं, प्लस में, तो ये हो जाता है 50 joules। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट, तो कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी एज हीट, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं सोल्यूशन पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला हमारे पास था Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। Q अगर आपने फाइंड आउट करना है तो 50 प्लस 200, तो ये बड़ा आसान सा है, और आंसर कितना आ जाएगा, 250 जूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास है। और इसके अंदर उन्होंने कहा था, इज वर्क डन बाय द गैस, हाउ मच इज इन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज, इज द वर्क इन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक और चीज है, सॉरी यहाँ पर रह गई, और वो डिक्रीज इन्होंने लिखा हुआ है 200 जूल्स। इसका मतलब, डिक्रीज का मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी उसको हम क्या लेंगे, इंटरनल एनर्जी तो यहाँ नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, उन्होंने कहा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने को माइनस में लेंगे। और अगर आप इसे माइनस में लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -150 जूल्स। -150 जूल। और वो उन्होंने पूछा था कि इज द वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो वर्क डन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम। तो आप देखें, ये साइन कन्वेंशन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा सिस्टम जो है वो किस स्टेट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी। असाइनमेंट है 8.3। अ कप इज फिल्ड विद अ हॉट टी विद अ स्पून फॉर स्टिरिंग पर्पस। ठीक है, इनिशियली द टी हैज एन इंटरनल एनर्जी ऑफ 200 किलो joules, and while cooling it loses 150 kilojoules of heat. The spoon does 25 kilojoule of work while stirring
फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द टी एंड द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द टी। तो अब उन्होंने आपसे क्या कहा है कि आपने फाइनल इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है? उन्होंने कहा है कि जो हीट है कूलिंग के लिए, या कूलिंग के लिए कर रही है, तो जाहिर सी बात है हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। और लॉस ऑफ हीट को हम किससे लिखते हैं, माइनस के साथ। तो यहाँ पर -150 किलो जूल्स जो है वो हीट लॉस हो रही है, क्योंकि ये कूलिंग पर्पस के लिए। और इसके लिए जो वर्क डन हो रहा है, द स्पून डस 200 जूल ऑफ वर्क वाइल स्टरिंग। तो वर्क ऑन द सिस्टम है 25 जूल्स। ठीक है, ये पॉजिटिव में मैं ले रहा हूँ, किलो जूल्स पॉजिटिव में ले रहा हूँ, क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, और दूसरा आपको ये बताना है कि अगर इनिशियल जो एनर्जी है वो 200 किलो जूल्स है, तो ये बताएं फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 200 किलो जूल्स इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को अप्लाई करेंगे, और वो होता है Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब यहां से अगर आपने डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी Q माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू क्या है, -150, माइनस वर्क डन आपके पास जो है वो कितना है, तो वर्क डन की वैल्यू है 25 किलो जूल्स, 25 किलो जूल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा -175 किलो जूल्स। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास आ गई -175 किलो जूल। अब दूसरा, अब उसने कहा है कि अगर आपको इनिशियल दे दी जाए तो बताएं फाइनल क्या होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अब इनिशियल जो है वो कितनी है, वो है 200 किलो जूल्स, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी -175 किलो जूल। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, 25। 225। बिल्कुल सही है, 25 किलो जूल्स, ये है इसका आंसर। चलो 8.4, find the efficiency of heat engine operated between 200 and 430 डिग्री सेल्सियस। तो एफिशिएंसी जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो अब आपको जो है वो वैल्यूज किस तरह से दी हुई है, तो T1 जो है वो कितना है, वो है 400, और T2 कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। जो बड़ा टेम्परेचर होता है वो T1 होता है, और जो छोटा होता है वो T2 होता है, क्योंकि ये सिंक का टेम्परेचर है। ठीक है, अब इनको आपने कन्वर्ट भी करना है किसमें, केल्विन के अंदर। तो T1 को अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो 400 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा, 673। ठीक है, केल्विन। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं T2 को, तो 30 प्लस 273, और ये कितना आ जाएगा, 303 केल्विन। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1 माइनस T2 की जगह क्या आ जाएगा, 303 डिवाइडेड बाय 673 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी इधर से आप कैलकुलेट करेंगे, बताएं क्या आंसर आता है। 54.91। 54.91%, राउंड ऑफ होके 55 ही हो जाएगा ना। 54.97, तो 55 बन जाएगा। ठीक है ना, 55 हो गया, ठीक है बिल्कुल, ये एफिशिएंसी है इसकी। जी। कहते हैं असाइनमेंट में, अ हीट इंजन इज वर्किंग विथ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 40%। अब इसने आपको एफिशिएंसी दे दी है 40%। 40% को अगर हम देखें, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, और ये होगा 0.4। ठीक है, फिर कहते हैं इट रिसीव 4 किलो जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम फर्नेस। इसका मतलब हीट इज एडेड टू द सिस्टम, एंड इट हीट इज एडेड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो Q1 है वो कितना आ जाएगा, 4000 जूल्स। व्हाट वेस्ट हीट डज इट रिजेक्ट, तो कितनी हीट जो है वो रिजेक्ट होगी, Q2 आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर देखें कि जो एफिशिएंसी है उसे अगर हम लिखें तो इस तरह से एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन Q1। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा उसे हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय Q1। तो जो एफिशिएंसी है वो है 0.4 और Q1 है 4000। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, वर्क को कैलकुलेट कर लेंगे, 1600। 1600 जॉल्स। अच्छा जी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि व्हाट वेस्ट हीट डज इट रिजेक्ट, यानी कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, Q2। अब देखें, अगर आपको W पता है तो और Q1 पता है तो आप Q2 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क इक्वल होता है Q1 माइनस Q2 के। तो अगर मैं यहाँ से Q2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि Q2 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस W। ठीक है, ये फार्मूला बन जाता है। तो Q2 इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू कितनी है, 4000, माइनस W कितना है, तो वो है कितना गिवन है, वर्क 1600। तो यहाँ से Q2 424 आ जाएगा, 2400 जॉल्स। ठीक है, 2400 जॉल्स, इसे 2.4 किलो जॉल्स भी लिख सकते हैं, 2.4 किलो जॉल। ये इसका क्या हो गया आंसर। एग्जाम्पल पे आ जाए 8.5। कहते हैं द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर is 6 degrees Celsius and the room temperature is 37 degrees Celsius. How many joules of heat will be delivered to the room for each joule of electricity consumed by the refrigerator? Consider the refrigerator to be an ideal refrigerator. Ideal refrigerator से मुराद यही है कि उसके अंदर कोई जो है वो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। अब देखिए, उन्होंने आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर लो वाला T2, वो है 6 डिग्री सेल्सियस। इस 6 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखें तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 273। तो 273 और 6 कितना हो जाएगा, 279 केल्विन। फिर हाई टेम्परेचर भी आपको उसने दिया हुआ है और वो है 37 डिग्री सेल्सियस। और 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करें तो 37 प्लस 273, और ये इक्वल हो जाएगा 310 केल्विन के। ठीक है, आपसे कहता है क्वांटिटी ऑफ हीट पंप आउट इन द रूम Q1 आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उन्होंने यही पूछा है कि हाउ मेनी जूल ऑफ हीट विल बी डिलीवर्ड टू द रूम। तो Q1 आपके पास क्या है, हीट है जो कि डिलीवर्ड होगी रूम के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जहां से हमें Q2 पता चल जाए। Q2 पता चल जाएगा, वर्क डन हमें पता चल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से लिखता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग वो गिवन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। ठीक है, T2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 279 डिवाइडेड बाय 310 माइनस 279। इसको सॉल्व करके बताएं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग क्या आ जाएगी, 9। 9 आएगी, बिल्कुल सही है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग आपको पता चल गई। इसको इन टर्म्स ऑफ हीट अगर लिखें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हीट, तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये है Q2 डिवाइडेड बाय W। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने Q2 को फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको गिवन है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, तो मैं इन टर्म्स ऑफ वर्क इसे लिख देता हूँ कि Q2 बराबर होगा W कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग। तो अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग निकल गया 9, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स वर्क के बराबर। ठीक है ना, NW। ठीक है, वर्क को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये वॉट नहीं है, वर्क है। ठीक है, ये है वर्क, 9W। अच्छा, अब Q2 आपको पता चल गया, आपने क्या करना है, Q1 फाइंड आउट करना है। तो Q1 इक्वल होगा किसके, Q2 प्लस W के, Q2 प्लस W। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 कितना है, 9W प्लस W। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10W। ठीक है ना, और अगर हम कहें कि वर्क जो है वो 1 जूल्स के इक्वल है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 10 जूल्स हो जाएगी। कि अगर हर 1 जूल ऑफ वर्क, अगर हम कहें कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो 1 जूल है, तो जो हीट पंप होगी वो कितनी होगी, 10 जूल्स होगी। ये एजम्पशन है हमारी कि अगर वर्क को हम 1 कहते हैं, तो फिर आपके पास जो Q1 है, हीट पंप होगी रूम के अंदर, वो कितनी होगी, 10 जूल्स के
करीब होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है आंसर, Q1 10W। फिर असाइनमेंट है, द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर is T2 degree Celsius and the room temperature is T1 degree Celsius. Find the amount of heat delivered to the room for each joule of electricity consumed ideally. आइडियली का मतलब ये है कि हीट में कोई जो है वो लॉस नहीं हो रहा, वो सिर्फ सारी की सारी जो है वो यूज हो रही है पंप करने के लिए। तो देखें, अगर मैं इसको लिखूं कि टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या है, तो मैं लिख देता हूँ T1 इज इक्वल्स टू, अब T1 डिग्री सेल्सियस को 273 के साथ क्या करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई न्यूमेरिकली सॉल्व करके नहीं बताना, सिर्फ फार्मूला ड्राइव करना है। T2 डिग्री सेल्सियस जो है उसे भी आप लिखेंगे 273। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो इक्वल होती है किसके, Q1 डिवाइडेड बाय W के। और इसे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या लिखते थे, T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। ठीक है ना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है कि हीट डिलीवर्ड हो रही है Q1, इट मींस उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये आपके पास लिखा जाता है इस तरह से, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग कहलाती है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते थे, हीटिंग। तो ये लेक्चर में भी हमने पढ़ा हुआ था एज इट इज, बस आपको ड्राइव करके देना था, यही इसके अंदर असाइनमेंट है। फिर आ जाए एग्जाम्पल, कैलकुलेट द एंट्रोपी change when 700 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, आपको उसने जो आइस है उसका मास कितना दिया हुआ है, तो 700 ग्राम। इसे आप लिख सकते हैं 0.7 kg, 0.7 kg। और जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, 273 केल्विन। कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस है वो गिवन है, ये कांस्टेंट होता है, पेपर में भी आपको गिवन होगा 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल्स पर केजी। ठीक है। और आपसे कहते हैं कि आल्सो डिस्कस द साइन ऑफ एंट्रोपी, और आपने क्या करना है, एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा एस आपने फाइंड आउट करना है, और उसका जो साइन कन्वेंशन है वो भी आपने बताना है कि वो क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें जो है वो यूज करते हैं। पहले तो आपको अगर डेल्टा एस निकालना है तो आपको क्या चाहिए होगा, हीट चाहिए होगी। तो हीट आप किस तरह निकालेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, और वो इक्वल होती है MLF के। तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, M जो है वो मास कितना है 0.7, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सपोनेंट 5 जूल्स पर किलोग्राम के। तो इससे जरा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा इसमें, 235 200। 235 200। ठीक है, ये हो गई हीट जूल्स के अंदर। अब अगला आपने क्या करना है, आपने डेल्टा एस फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी के। और डेल्टा क्यू क्या है, तो वो हमने निकाल दिया, वो है 235 200 डिवाइडेड बाय, और टी की वैल्यू क्या है, तो वो है 273। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, 861.53। 861.53। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल्स पर केल्विन। अब देखें कि यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंट्रोपी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेगेटिव होता है तो इसका मतलब इंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। असाइनमेंट पे आ जाए, कहते हैं अ बॉडी एट 150 डिग्री सेल्सियस अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, the heat energy removed in the process is 7373 joules. Find the entropy change of the body. तो अगर मैं इसका डेटा लिखूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है एंट्रोपी से रिलेटेड, और इसमें आपको उसने टेम्परेचर दे दिया 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 150 प्लस 273, तो यहाँ से टेम्परेचर कितना आ जाएगा, तो अगर आप इसे ऐड कर लें तो ये 423 हो जाएगा, 423 केल्विन। जो डेल्टा क्यू है उसने कहा है हीट रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस, यानी हीट रिमूव हो रही है, तो डेल्टा क्यू का आपने क्या लेना है, नेगेटिव 7373 जूल्स। ठीक है। फाइंड द एंट्रोपी, यानी डेल्टा एस आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना। ठीक है।
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा क्यू है -7373 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है 423। तो बताएं यहाँ पर डेल्टा एस क्या आ जाएगा? -17.4। 17.4 जूल्स पर केल्विन। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस द एंट्रोपी। चले, तो ये हमारे पास हो गए क्या इसके एग्जांपल्स और असाइनमेंट। अगर इसके जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।